स्टार प्लस के लेटेस्ट शो झनक में घर का माहौल उस दिन कुछ अलग ही था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था, लेकिन सबके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देती थी। जनक की अनुपस्थिति ने घर को खाली खाली सा कर दिया था। कोई कुछ कहता नहीं, पर सबके मन में यही सवाल घूम रहा था कि वह कहाँ गई होगी, क्यों गई होगी। खासकर ऋषि का हाल सबसे ज्यादा खराब था। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठतीं, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि जनक अभी आएगी और सब ठीक हो जाएगा। पर ऐसा कुछ होता नहीं। इसी बीच माहौल में एक नया मोड़ आया। सुबह सुबह घर के लोग एक जगह बैठे थे, तभी पुतुल ने सबको चौंका दिया। उसके हाथ में झनक की लिखी हुई चिट्ठी थी। उसने घबराकर कहा कि यह चिट्ठी उसे जनक के कमरे से मिली। चिट्ठी देखकर सभी हक्का बक्का रह गए। कौन सोच सकता था कि जनक इस तरह अपने मन की बातें लिखकर किसी को सौंप जाएगी। सबकी निगाहें एक साथ ऋषि की तरफ उठीं। उसकी आंखों में अचरज और बेचैनी दोनों साफ झलक रही थीं। ऋषि धीरे से उठकर चिट्ठी लेता है। पहले तो उसके हाथ कांपते हैं, फिर वह सावधानी से उसे खोलता है, जैसे वह डर रहा हो कि कहीं इसमें कोई ऐसी बात न लिखी हो जो उसके दिल को और तोड़ दे। पर जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे की रंगत बदलती गई। चिट्ठी में झनक ने अपने मन की गहराइयों को शब्दों में उतारा था। उसने लिखा था कि वह हर किसी से दूर रहकर भी सबको याद करती है, विशेषकर ऋषि को। उसने बताया कि परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया और वह खुद भी नहीं चाहती थी कि सब उसे गलत समझें। वह लिखती है कि वह अकेली है, लेकिन उसके दिल में ऋषि के लिए हमेशा सम्मान और अपनापन रहेगा। ऋषि का चेहरा धीरे धीरे भावुक होता गया। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। वह चुपचाप बैठा चिट्ठी पढ़ता रहा। उसकी उंगलियां कांपती रहीं। कभी वह पत्र की पंक्तियों को छूता, कभी अपने माथे पर हाथ फेरता। उसके मन में सवालों का तूफान चल पड़ा। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो झनक को घर छोड़कर जाना पड़ा? क्या सच में वह निर्दोष है? क्या वह किसी संकट में है? यह सोचकर उसकी आंखें भर आईं। घर के बाकी लोग भी चुप थे। कुछ लोग आपस में धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि झनक ने जानबूझकर सबको परेशान किया है, तो कोई कह रहा था कि शायद वह मजबूर रही होगी। मगर ऋषि के चेहरे पर जो पीड़ा थी, उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। थोड़ी देर बाद ऋषि ने चिट्ठी मोड़कर अपने सीने से लगा ली। उसकी आंखों में नमी थी, पर साथ ही एक दृढ़ता भी दिख रही थी। वह सोचने लगा कि अब उसे झनक को ढूंढना ही होगा, सच जानना ही होगा। उसके मन में एक नई आग जल उठी। उसने तय कर लिया कि चाहे जितनी मुश्किलें आए, वह जनक से मिलेगा और उसकी मदद करेगा। कैमरा जैसे उसके चेहरे पर ही टिक गया हो। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। इस भावुक माहौल में कहानी एक और नया मोड़ लेती है। अगले ही दिन जब पुलिस वाले घर आए तो माहौल और तनावपूर्ण हो गया। पुलिस वालों ने फूल से कई सवाल पूछे। उन्हें शक था कि मामला उतना सरल नहीं जितना दिख रहा है। तभी फूल ने सबको चौंका दिया। उसने बिना झिझक कह दिया कि ऋषि उसका पति है। सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। फूल की बात सुनकर अदिति तो जैसे सन्न रह गई। उसने अपने होंठ काटते हुए कहा, मेरा पति मेरे मदद ने की है, और यह एक्सीडेंट भी मेरे चलते हुआ था। मैं गांव से आई हूं, मुझे रोड क्रॉस करने का सही तरीका नहीं पता। तभी पीछे से गाड़ी आई और एक्सीडेंट हो गया। अगर ऋषि मुझे वहां से नहीं उठाते तो शायद मेरा इलाज नहीं हो पाता। वह ही थे जिन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया, मेरा इलाज कराया। अगर दूसरा कोई होता तो मुझे वहीं छोड़ देता। ऋषि यह सब सुनकर अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आया कि फूल बार बार खुद को उसकी पत्नी बताकर पुलिस वालों के सामने क्यों साबित कर रही है। वह असमंजस में पड़ गया। बार बार फूल मेरी पति कहकर संबोधित कर रही थी। अदिति का धैर्य जवाब दे गया। उसने गुस्से में कहा, तुम बार बार ऐसा क्यों बोलती हो? क्या जरूरी है हर बार अपने पति होने का हवाला देना? फूल ने बिना डरे कहा,
अगर मैं ऐसा न कहती तो पुलिस वाले शक करते और मुझे गलत समझते, इसलिए मुझे यह सब कहकर खुद को बचाना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरी वजह से परेशानी हो, इसलिए मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ा। पुलिस वालों ने फूल की बातों में दम देखा। उन्हें लगा कि मामला सच है। उन्होंने आपस में चर्चा की और कहा कि जो सूचना उन्हें मिली थी वह शायद गलत थी। उन्होंने यह भी कहा कि आज अगर फूल सच बोल रही है तो उसकी बात माननी चाहिए। फूल ने आगे कहा, मैं यहाँ इसलिए रुकी हूँ क्योंकि मैं ऋषि की पत्नी हूँ, नहीं तो मैं कब की यहाँ से चली जाती। मुझे कोई रोकने वाला नहीं होता। उसकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन साथ ही सच्चाई की झलक भी। अदिति का गुस्सा और बढ़ गया। वह बार बार कहती रही कि पुलिस वालों के सामने बार बार क्यों खुद को ऋषि की पत्नी साबित कर रही हो। लेकिन फूल ने शांत होकर कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो लोग उस पर शक करेंगे और उसका नुकसान होगा। आखिरकार पुलिस वालों ने फूल की बात मान ली। उन्हें लगा कि मामला उतना गंभीर नहीं है जितना उन्हें लगा था। उन्होंने अपनी जांच को वहीं रोक दिया और फूल की बातों पर भरोसा कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम ने घर में हलचल मचा दी। जहां एक तरफ ऋषि झनक की चिट्ठी से टूटता और सोच में डूबा था, वहीं दूसरी तरफ फूल ने खुद को बचाने के लिए सबके सामने अपने रिश्ते की एक झूठी लेकिन मजबूरी वाली कहानी बुन दी। अदिति की नाराजगी, घर वालों की चिंता और पुलिस का शक सब मिलकर कहानी को और उलझा देते हैं। पर इसी उलझन के बीच ऋषि के मन में झनक को खोजने का संकल्प और मजबूत होता जाता है। उसका मन कहता है कि सच की तलाश किए बिना चैन नहीं मिलेगा। पुलिस वाले वहां पहुंचे तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही फूल ने अपनी बात कही, वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। फूल ने बिना किसी डर के पूरे आत्मविश्वास के साथ पुलिस वालों से कहा कि हाँ, यह मेरा पति है और मुझे उसकी रक्षा करनी है। उसके शब्दों में जो दृढ़ता और सच्चाई थी, उसने पुलिस वालों का दिल जीत लिया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मान लिया कि फूल बिल्कुल सही कह रही है। पुलिस वालों के चेहरों पर भरोसे की चमक दिखाई देने लगी। उनमें से एक ने कहा, अगर आपको यकीन है कि सब ठीक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। दूसरे ने भी सिर हिलाते हुए कहा, अब इस घर में इसकी इज्जत भी है, पत्नी का दर्जा भी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर पुलिस वालों ने ऋषि से कहा कि अब तुम्हारी नौकरी पर कोई खतरा नहीं है, तुम कल से रिजाइन वापस लेकर दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। यह सुनते ही वहां मौजूद लोग खुश हो उठे। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ ने मुस्कुराकर फूल की तारीफ की। कई लोग उसकी हिम्मत से प्रभावित थे। पुलिस वालों ने फूल की बातों की सराहना करते हुए धन्यवाद भी दिया कि आपने सही जानकारी दी। उनकी बातों से साफ था कि उन्होंने फूल की ईमानदारी को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद पुलिस वहां से निकल गए, लेकिन जाते जाते उनकी निगाहें फूल पर बनी रहीं, मानो उसकी सच्चाई ने उन्हें भी प्रभावित कर दिया हो। पुलिस वालों के जाते ही घर का माहौल कुछ पल के लिए हल्का हो गया। कई लोग खुश दिखाई दिए, पर कुछ अब भी असमंजस में थे। कुछ लोग चुपचाप अपनी जगह बैठ गए, मानो सोच रहे हों कि आगे क्या होगा। वहीं देर रात तक यह हलचल चलती रही। सभी अपने अपने विचारों में खोए रहे। तभी कहानी का दूसरा पहलू सामने आया। रात गहराई तो फूल अकेली बैठी थी। उसके हाथ में कागज और कलम था। वह एक चिट्ठी लिख रही थी। लिखते लिखते उसकी आंखें नम हो गईं। चिट्ठी में वह अपनी मां को याद कर रही थी। उसे वो दिन याद आ गए जब उसकी मां हर मुश्किल समय में उसके साथ खड़ी रहती थी, उसे सहारा देती थी, उसके हर डर को दूर करती थी। फूल की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी सांसें भारी हो गईं। मां की याद में उसका मन घुलने लगा। उसने अपने आप से कहा कि मां अगर आज होती तो जरूर उसका हाथ पकड़कर कहती कि हिम्मत मत हारो, सच के साथ रहो। यह सोचते सोचते उसका चेहरा और भी भावुक हो गया। लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन एक निर्णय लिया। उसने चिट्ठी वहीं रख दी और भागने का प्लान बना लिया। उसने निश्चय कर लिया कि अब उसे खुद अपना रास्ता बनाना होगा। उसकी आंखों में दृढ़ता लौट आई। चिट्ठी में जो भावनाएं थीं,
उन्हें उसने अपने भीतर संजो लिया। फिर वह चुपचाप वहां से निकल गई बिना किसी को बताए। उधर घर में अदिति मायूस होकर बैठी थी। उसका चेहरा बुझा हुआ था। मन में कई सवाल थे। तभी उसकी माँ वहां आई। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? कोई परेशानी है क्या? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अदिति पहले तो चुप रही, लेकिन फिर उसकी आंखों से दर्द झलकने लगा। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, आज बहुत बड़ी चीज सामने आई है। फूल ने सबके सामने, पुलिस के सामने कह दिया कि ऋषि मेरा पति है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। उसकी आवाज कांप रही थी। माँ ने उसे गले से लगाया और कहा, जो भी हो, हम साथ हैं। सच का साथ देना चाहिए। अदिति ने आगे कहा कि ऋषि कुछ कह पाता उससे पहले ही वह उठकर चली आई। उसके मन में उलझने थीं। वह सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। तभी अनिरुद्ध वहां आ जाता है। वह गंभीर स्वर में पूछता है, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अदिति बिना देर किए कहती है कि एक बड़ा सच सामने आया है जिससे सब उलझ गया है। अनिरुद्ध का चेहरा सख्त हो जाता है। वह एक पल के लिए ठहरता है और सोचने लगता है। उसे अचानक पुराने दिनों की याद आती है। वह सोचता है, शायद यह भी मेरी ही बेटी है। उसकी आंखों में भावुकता और चिंता दोनों दिखाई देती हैं। वह अदिति से कहता है कि पहले ऋषि से बात करो। फोन मिलाओ और पता करो कि वह क्या सोच रहा है। मजबूरन वह फोन लगाता है, लेकिन फोन नहीं उठता। इससे उसका शक और बढ़ जाता है। वह गुस्से में घर से निकल जाता है। अदिति उसे जाते हुए देखती रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि अपने परिवार के साथ बैठा है। वहां बातचीत शुरू होती है कि अब क्या किया जाए। ऋषि साफ कहता है कि जो कुछ हुआ वह गलती नहीं थी। यह सब सच में सही था। अगर वह उसकी जगह होता तो शायद वह खुद ऐसा नहीं कर पाता। उसका मन अपराध बोध से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से भरा है। तभी मुखिया जी उसकी बातों का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं, लोग उसकी सिर्फ कमियां देख रहे हैं। उसकी अच्छाइयों को भी देखो। उसने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। सोचो, अगर वह चुप रहती तो आज क्या होता। यह सुनकर कई लोग चुप हो जाते हैं। कुछ लोग सोचने लगते हैं। मुखिया जी की बातें मानो सबके मन पर असर कर रही थीं। वे आगे कहते हैं, हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए। उसे दोष देने से कोई लाभ नहीं। उसने जो किया वह हिम्मत का काम था। ऋषि को भी लगता है कि ये बातें सही हैं। उसका मन हल्का हो जाता है। वह पूछता है कि आखिर फूल के साथ क्या हुआ था, कैसे वह ऐसी हालत में पहुंची। तब परिवार के अन्य सदस्य बताते हैं कि उसकी स्थिति बहुत खराब है। उसकी मदद की जरूरत है। तभी प्रयास पराशर कहता है, उसके पिताजी नहीं हैं। वह अकेली है। यह सुनकर सभी के चेहरों पर गंभीरता आ जाती है। उन्हें एहसास होता है कि जिस लड़की को वे अभी तक समझ नहीं पा रहे थे, उसकी जिंदगी में कितने दर्द छुपे हैं। इस तरह बातचीत में सबकी आंखें खुलने लगीं। ऋषि की बनाई कहानी अब सच का रूप ले रही थी। सभी समझ रहे थे कि फूल की हालत और संघर्ष कितना कठिन रहा है। उसके आत्मसम्मान और साहस ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अब सबके मन में यह सवाल था कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बात तय थी, फूल को अब अकेला नहीं छोड़ना है। उसकी मदद करनी होगी, क्योंकि उसका दर्द सच है और उसकी लड़ाई भी। यही सोचते सोचते रात बीत जाती है और सुबह की नई उम्मीद साथ लेकर आती है।